नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जनसत्ता एडिटोरियल में। आज बात करेंगे विकास के समानांतर यानी विकास के साथ साथ चुनौतियों की राह। आर्थिक विकास के साथ साथ अभी भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं जो इकोनॉमी की बढ़ती गति में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। निम्न आय वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के कारण भारत में वस्तु और सेवाओं की मांग उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है जितनी एक विकसित इकोनॉमी के लिए अपेक्षित है। अजय जोशी जी ने लिखा है, इसको विस्तार से बात करेंगे। भारत की इकोनॉमी आज तेज़ी से बढ़ती दिख रही है, तो ऐसा आर्थिक नीतियों के कारण संभव हो पाया है, मगर इसके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार हम 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। आज भारत जापान से बड़ी इकोनॉमी बन गया है। अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से बड़ी इकोनॉमी है। नीति आयोग का मानना है कि यदि हम अपनी आर्थिक योजनाओं सोच विचार कर बनाते रहे तो अगले 2.5-3 साल के भीतर हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। देश की अर्थव्यवस्था को इस मुकाम तक पहुंचाने में पिछले वर्षों में किए गए आर्थिक सुधारों की बड़ी भूमिका रही है। वर्ष 1991 में देश को भुगतान संतुलन संकट का सामना करना पड़ा था, तब मुद्रा कोष से सहायता लेनी पड़ी। इस दौरान आर्थिक सुधार शुरू किए गए। इन सुधारों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे उद्योग, व्यापार, वित्त और विदेशी निवेश में सरकारी हस्तक्षेप एवं विनियमन को कम करना था। इन सुधारों में लाइसेंस और परमिट कोटा प्रणाली को समाप्त करना भी शामिल था, जो निजी कंपनियों के प्रवेश एवं विस्तार को रोकती थी। उदारीकरण की इन नीतियों से भारत को उच्च विकास दर प्राप्त करने और ग्लोबल इकोनॉमी के साथ एकीकृत होने में मदद मिली। सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में रहे सार्वजनिक उपक्रमों का भी निजीकरण किया गया। वर्ष 1991 के बाद भारत ने 60 से अधिक सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण किया, जिससे 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्राप्त हुई। भारत ने उदारीकरण को भी अपनाया, जिसका उद्देश्य विश्व अर्थव्यवस्था के साथ अपने खुलेपन और एकीकरण को बढ़ाना था। देश में कोविड-19 महामारी और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की दृष्टि से वर्ष 2021 में एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई। इस नीति में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र और खंडों का समर्थन प्राप्त करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज दिए गए, जो सकल घरेलू उत्पाद के 10% के बराबर थे। इस नीति में कृषि, श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, खनन, बिजली और कराधान जैसे क्षेत्रों में सुधार की एक चेन भी शामिल की गई। इस नीति का लक्ष्य भारत को महामारी के बाद विश्व में आत्मनिर्भर बनाना था। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता को लागू किया गया, जिसका उद्देश्य कॉरपोरेट, देनदार, वित्त ऋणदाता और परिचालन ऋणदाताओं के दिवाला और शोधन अक्षमता के मामले को हल करने के लिए समयबद्ध और बाजार आधारित तंत्र प्रदान करना था। इस कड़ी में श्रम सुधार की दृष्टि से 4 संहिता बनाई गई, जिनका उद्देश्य श्रम कानूनों को 4 व्यापक श्रेणियों में समेकित एवं सरल करना था। इसके अंतर्गत वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक और सुरक्षा एवं व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े प्रावधानों को शामिल किया गया। ये संहिताएं नियोक्ताओं को कामगारों को नियोजित करने एवं कार्यमुक्त करने में लचीलापन प्रदान करने, व्यवसायों के लिए पंजीकरण अनुपालन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, अनौपचारिक कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने एवं मजदूर संगठनों के माध्यम से सामूहिक सौदेबाजी को बढ़ावा देने की दृष्टि से अहम है। इस प्रकार उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना भी कुछ क्षेत्रों में लागू हुई। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, औषधि और नवीकरण ऊर्जा क्षेत्र जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2020 में ये योजना शुरू की गई।
इस योजना के अंतर्गत पात्र निर्माताओं को 5 वर्ष की अवधि में उनकी बिक्री और इन्वेस्ट के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन दिए गए और इसका कुल परिव्यय था 1.46 लाख करोड़ रुपए। इससे रोजगार सृजन, निवेश आकर्षित किए करने, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, आयात पर निर्भरता कम करने के प्रयास किए गए। इन सभी उपायों के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में सुधार होता गया। हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। आर्थिक विकास के साथ साथ अब भी कई चुनौती बनी हुई हैं जो अर्थव्यवस्था की बढ़ती गति में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। निम्न आय, वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के कारण भारत में वस्तु और सेवाओं की मांग उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है जितनी एक विकसित अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, अपेक्षित है। इससे इकोनॉमी में उपभोग और इन्वेस्ट का स्तर भी प्रभावित हुआ है, जिससे गवर्नमेंट के रेवेन्यू में वृद्धि नहीं हो सकी। फास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बावजूद रूरल एंड अर्बन दोनों ही एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। कोविड-19 महामारी के कारण बंद हुए व्यवसाय अभी तक पूरी तरह संभल नहीं पाए, जिससे रोजगार का स्तर सुधर नहीं पाया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार जून 2024 में भारत की बेरोजगारी दर 9.2% रही, जो मई 24 में 7% से अधिक और अप्रैल 25 में 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए सामान्य स्थिति पर बेरोजगारी दर 10% थी। देश में सड़क, रेल, बंदरगाह, बिजली, पानी और स्वच्छता जैसी पर्याप्त अवसंरचना का अभाव है, जिससे तेज अर्थव्यवस्था, तेज आर्थिक विकास और प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत का अवसंरचनात्मक अंतराल लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर का अनुमान है। कमजोर अवसंरचना लोगों के जीवन की गुणवत्ता और सुधार को भी प्रभावित करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका अधिक प्रभाव पड़ता है। भुगतान संतुलन का बिगड़ना बड़ी समस्या है। चालू खाता लगातार घाटे से जूझ रहा है। यह हमारे आयात निर्यात से अधिक है, जिसके कारण समस्या है। बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ प्रति व्यक्ति आय देखना भी महत्वपूर्ण है। भारत ने जापान को पीछे छोड़कर चौथी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लिया है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से अभी हम पीछे हैं। लेकिन भारत की प्रति व्यक्ति आय वार्षिक आय है 2.44 लाख यानी 2.5 लाख मान लीजिए, जबकि जापान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है बताओ? 28,81,000 रुपये और अमेरिका की 75 रुपये के साथ सर्वोच्च स्थान पर है। 75 लाख होना चाहिए। अर्थव्यवस्था को और गति देने की दृष्टि से उपभोग और निवेश मांग को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार की सार्वजनिक अवसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा में और अधिक इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे रोजगार सृजित हो, उत्पादकता में सुधार हो, मानव पूंजी की वृद्धि हो। सरकार को नए बाजारों तक पहुंच बनाने और उसकी निर्यात टोकरी में विविधता लाने के लिए अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और जापान, आसियान जैसे रणनीतिक भागीदारों के साथ व्यापार समझौते भी संपन्न कराने चाहिए। बैंकों की गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी एनपीए की समस्या का समाधान करके सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण, प्रशासन में सुधार और वित्तीय समावेशन और नवाचार को प्रोत्साहित कर वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करना चाहिए। बैंकों की गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की समस्या का समाधान करके सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण, प्रशासन, विनियमन में सुधार और वित्तीय समावेशन एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करना चाहिए। अब हम चौथी इकोनॉमी बन गए हैं, लेकिन हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो काफ़ी पीछे है दोस्तों। बताइए कहाँ 2.5 लाख एक व्यक्ति के, और जापान को हमने जिसे पिछाड़ दिया है उसकी इकोनॉमी यानी एक व्यक्ति के 28 लाख रुपए 81,000। दोस्तों आज का मोटिवेशनल लाइन है, क्रोध करने का मतलब है दूसरों की गलती की सज़ा स्वयं को देना। क्रोध करने का मतलब दूसरों की गलतियों की सज़ा स्वयं को देना। जब क्रोध आए तो उसके परिणाम पर विचार कर लेना चाहिए। यह कन्फ्यूशियस ने लिखा है।